तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी। उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली गई, कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल मैं इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजा राम से होती थी, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज़ सामने आती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। कुछ समय पहले मेरी नानी की मृत्यु हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब रामलला को टेंट में रखने का काम कांग्रेस ने किया था, उस समय वो दर्शन करके आई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो राम जी के दर्शन करके आए। इसीलिए मेरी माँ ने बार बार कहा कि वो राम जी के दर्शन करके आना चाहती हैं, तो मैं उनको वहाँ लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत, जब वहाँ से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज़्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों बार बार ये डाली। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीज़ों की एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव की मीडिया की प्रभारी बनी और ये मेरा तीसरा बार था। 2 विधानसभा चुनाव भी मैं बतौर मीडिया प्रभारी वहाँ काम कर चुकी हूँ और इस बार लोकसभा चुनाव पे मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये दर्शन के बाद कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था। और यहीं से बात शुरू नहीं होती। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो वहाँ के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो अब कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे, धनंजय ठाकुर, और यहाँ से कांग्रेस के 2 लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैद जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, मेरा तब भी ध्यान नहीं गया कि ये सब इसीलिए मुझे
इग्नोर किया जा रहा है या मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि मैं पार्टी की जो विचारधारा है, जो हिंदू विरोधी विचारधारा है, राम विरोधी विचारधारा है, उसके साथ मैच नहीं कर पा रही हूं। तो इसलिए इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी करी जाएगी और कोई भी नेता कुछ नहीं बोलेगा। और हद तब पार हो गई जब 30 तारीख को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय में रायपुर में किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, जो हमारी पार्टी का मुख्यालय होता है वो मंदिर के समान होता है और हम सबसे सेफ अगर कहीं होते हैं तो वो उस मुख्यालय में होते हैं। लेकिन 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीज़ें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो, जब मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे, 2 और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली गई। करीबन 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं करी। और जो बाकी के 2 आदमी थे उन्होंने दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए और मुझे दरवाज़ा नहीं खोलने दिया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पे धक्का दे के, और उस समय सिर्फ एक ही चीज़ मेरे ध्यान में आई, मैंने आंख बंद करके चिल्लाते समय सिर्फ कृष्ण जी का ध्यान किया कि वो मुझे यहाँ से बचा के लेकर जाए, क्योंकि जहाँ पे हम सबने अपने आप को, एक महिला सबसे सुरक्षित महसूस करती है कि वो हमारा मंदिर है, वहाँ पे मुझे अंदर 3 आदमियों ने बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से धक्का देके मैं वो दरवाज़ा खोल के चिल्लाती हुई, चीखती हुई कांग्रेस ऑफिस में, सीढ़ियों से जो लोग वहाँ पे गए उन्होंने देखा कि वो फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है। मैं नीचे भागती हुई गई, चिल्लाती हुई, सीधा प्रदेश के महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में गई, चीखती चिल्लाती बिलबिलाती, और मैं सिर्फ इतना कहती रही, दिखात बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जो प्रदेश के महामंत्री भी थे वो जूते उतार के बैठे रहे, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने उस आदमी को नहीं बुलाया, किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, और एक तमाशा वहाँ बनता रहा। मैंने, मेरी घड़ी 154 पे मेरा बीपीएम चला गया और घड़ी ऐसे फट कर रही थी, लग रहा था कि घड़ी ही फट जाएगी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं वो सोचती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। मैंने उसके बाद पानी पी के थोड़ा शांत होके सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया, पर हमेशा की तरह सचिन पायलट जी के पास समय नहीं होता। अगर आपको वहाँ पे किसी से बात करनी है, प्रभारी जी हैं वो, लेकिन वो बात नहीं करते, सिर्फ उनके पीए बात करते हैं। पार्टी में प्रभारी का काम भी उनके पीए करते हैं। उनके पीए ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में हैं, हम सरगुजा जा रहे हैं, और मेरी उनसे 1 मिनट बात हुई और मैंने उनको पूरा के पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया। और उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए। उन्होंने वहाँ पे बात करी और मुझे कहा आप चुप रहिएगा, चुनाव का समय है, बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ मत करना, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने फिर फ़ोन लगाया कि मेरी सर से बात करा दीजिए, लेकिन कहा अभी व्यस्त है, हम गाड़ी में सरगुजा जा रहे हैं। गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा हुआ आदमी, अगर एक महिला अपनी खुद की पार्टी की एआईसीसी ऑफिस बेरर के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है और वो बात नहीं कर पाया। दूसरा कॉल मैंने भूपेश बघेल जी को किया, उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं उठाया। तीसरा कॉल मैंने पवन खेड़ा जी को किया, वो शायद किसी सभा में थे, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया।
चौथा कॉल मैंने जयराम रमेश जी को किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसका अगला कॉल मैंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के रहे सलाहकार विनोद वर्मा जी को किया। उनसे मेरी बात हुई। एक जो वीडियो मेरा रोता हुआ किसी ने बना के डाल दिया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस भी इंसान ने वो वीडियो बना के डाला। लोगों को मेरी हालत और दुर्दशा तो पता चली कि मेरी क्या हालत हो रही थी, वरना कभी मेरी बात बाहर नहीं आ पाती। तो मैं उनसे बात कर रही थी और मैं उनको ये बता रही थी कि क्या बीता, और उधर से भी मुझे सामने ये बोला गया कि तुम कोऑर्डिनेट करके नहीं चलती। क्या अगर मैं कोऑर्डिनेट करके नहीं चलती तो इसकी सज़ा ये होगी कि 3 आदमी बदसलूकी करके मुझे अंदर कमरे में बंद कर लेंगे, वो भी हमारे मंदिर के अंदर। तब भी मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मैं ये कहती रही कि सर कुछ कीजिए, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, कोई एक्शन लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद मेरी पवन खेड़ा जी से बात हुई, उनको मैंने पूरा वाक्य बताया, तब भी मुझे डांट पड़ी कि नहीं, तुम जो कर रही हो गलत है, अपनी आवाज़ उठा रही हो वो गलत है। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने मुझे कॉल बैक किया, मेरी उनसे 3.5 मिनट बात हुई। मैंने उनको पूरा घटनाक्रम बताया और ये कहा कि आप मेरे परिवार को जानते हैं, आप मेरे चुनाव प्रचार में आए हैं, मैं आप हमें हर साल बेटी बना के तीजापोरा के लिए छत्तीसगढ़ बुलाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, और आप ही के आदमी, आप ही के बनाए हुए सुशील आनंद शुक्ला जो आपके साथ काम करते हैं, उन्होंने ऐसे बदतमीज़ी करी। पूरी बात सुन के सामने से जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना घबरा गई हूँ, मैं अस्पताल से वापस आ रही थी उस समय, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं राजनीति ही छोड़ दूँ, तो भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। जब ये सामने से कहा गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो, तब मुझे चीज़ें सामने से समझ आनी शुरू हुई कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये सब मेरे साथ किया गया। उसके बाद 6 दिन मैंने इंतज़ार किया। 6 दिन में लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जयराम रमेश जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के जो पीए पार्टी चलाते हैं, अलंकार सवाई जी, कौशल विद्यार्थी जी, संदीप सिंह जी, सबको लगातार कॉल करती रही, मैसेज किए, चिट्ठियाँ लिखी, खड़गे जी के ऑफिस में भेजा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कहीं से कोई मदद नहीं आई। जयराम रमेश जी को भी मैंने रात को 1:30 बजे पूरी चीज़ लिख के भेजी, उन्होंने सुबह 7 बजे वो मैसेज पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने एक फ़ोन कॉल नहीं किया, एक बार मुझसे बात नहीं करी। और मैं अपनी मर्जी से तो छत्तीसगढ़ गई नहीं थी, मुझे पार्टी ने वहाँ पे बकायदा तीसरी बार भेजा था, तो मैं पार्टी की जिम्मेदारी थी, एक एआईसीसी की ऑफिस बेरर हूँ और मुझे वहाँ भेजा गया था, लेकिन किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोपहर जब मैंने ट्वीट करना शुरू किया और न्याय की गुहार मांगी, तब एक फ़ोन कॉल जयराम रमेश जी का आया। मैं उस वक्त डॉक्टर पे थी, मैं नहीं उठा पाई, और तुरंत 15 मिनट बाद मैंने कॉल बैक किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने नहीं उठाया। जैसे होता है कि बस हाँ फ़ोन कर दिया, नहीं उठाया तो हमने एक रजिस्टर कर दिया कि कॉल है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैं लगातार शिकायत करती रही। मैंने अलंकार जी को, जब उनका एक रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि आपने जयराम जी से ये बात कही है, मैंने कहा बिल्कुल कही है, पूरी घटनाक्रम फिर बताई कि किस तरीके से मेरे बारे में गलत बातें मीडिया में कही जा रही हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा सोचती थी जब ये घटना प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ घटी थी ऐसी ही तरीके से, तो शायद पार्टी ने साथ दिया होगा, वो ऐसी ही चली गई। और मैंने बहुत प्रखरता से ये बातें रखी थी और बहुत सामने आके कि नहीं, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, फिर भी वो चली गई। उसके बाद यही चीज़ हमने अर्चना गौतम, जो एक दलित लड़की है और सिर्फ प्रियंका गांधी जी का नाम ले लेके, चाहे वो जब बिग बॉस में थी या चुनाव लड़ रही थी, सिर्फ प्रियंका गांधी जी का राग बलापती थी, लेकिन उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय एआईसीसी 24 अकबर रोड में गुंडों को भेजकर उसको पीटा गया था, और तब भी उसने कहा था कि ऊपर के इशारे से मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने तब भी यकीन नहीं किया था, मैं तब भी नहीं मानती थी कि मेरी पार्टी ऐसा कर सकती है। फिर जब अंकिता दत्ता ने कंप्लेंट करी वीवी श्रीनिवास के खिलाफ, तो कंप्लेंट करने का नतीजा ये हुआ कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन वीवी श्रीनिवास, जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई और जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वीवी श्रीनिवास बैठ के सरगुजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट के साथ कर रहे थे, और वही आदमी जिसने मुझे कमरे में बंद किया था, वो पवन खेड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के रायपुर में कर रहे थे। ये तरीका था हमारी पार्टी का हर चीज़ को हैंडल करने